अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज जो है ना जनरल साइंस में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोलर सिस्टम, उसके ऊपर हमने डिटेल से बात करनी है। और इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आते होते हैं। अच्छा, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें एक तो स्टार होता है जिसको हम सन कहते हैं। उसके अलावा 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये जो चारों प्लैनेट्स हैं इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इसके बाद आ जाती है एस्टीरॉयड बेल्ट। अच्छा, एस्टीरॉयड बेल्ट जो है, एस्टीरॉयड्स को प्लेनेटॉइड्स भी कहते हैं। इनके बाहर है फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको आउटर प्लैनेट्स या जाइंट प्लैनेट्स कहा जाता है। ये चीज जरा ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है दैट इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारा सोलर सिस्टम उनका पार्ट है। ये जो पहले वाले 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं, और बाहर वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, इसको याद कैसे रखना है, इस तरतीब को कैसे याद रखेंगे। तो एक सेंटेंस आप नोट कर लें कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो इस तरह से आप इसकी तरतीब याद रख सकते हैं। मरकरी यानी माई मरकरी, वेरी वीनस, एजुकेटेड अर्थ, मदर मार्स, उसके बाद जस्ट फॉर जुपिटर, सर्व्ड सैचरन, अस यूरेनस और नूडल्स नेपच्यून। राइट। तो ये आपने तरतीब याद रखनी है। सोलर सिस्टम इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द मिल्की वे। ठीक है। मिल्की वे इज द गैलेक्सी। ये गैलेक्सी जो है एक बड़ी गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम वन बाय वन ना ये जो हमारे सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं हम इनको जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पहले मैं सन के हवाले से बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। सबसे पहले तो सन एक स्टार है। स्टार का मतलब ये सेल्फ ल्यूमिनस है। अच्छा, इसकी जो टोटल लाइफ है वो 10 बिलियन ईयर्स है। 10 बिलियन ईयर्स, ये सारा डाटा है एमसीक्यूज बेस्ड। अच्छा, इसकी जो इस वक्त एज है, ये टोटल लाइफ इसकी 10 बिलियन ईयर्स है, और इसकी एज जो है वो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स है। इसकी कंपोजिशन में अगर आप चाहेंगे तो इसमें 71% जो है वो इसमें हाइड्रोजन है, 25% हीलियम है, और 4% इसमें अदर एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। हाइड्रोजन जो है इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है एबंडेंटली। अच्छा, इसके बाद सन में मेन रिएक्शन कौन सा हो रहा है, तो इसमें ना न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो एटम्स आपस में मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं और साथ में एनर्जी बनती है। तो ये हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर हीलियम बना रहे हैं और साथ में एनर्जी बन रही है। ये फ्यूजन है, और ये फ्यूजन बहुत ही ज्यादा रैपिडली हो रही है। इतनी रैपिड हो रही है कि तकरीबन 610 मिलियन टन हाइड्रोजन पर सेकेंड फ्यूजेज इंटू हीलियम। यानी 610 मिलियन टन हाइड्रोजन एक सेकंड में हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। अगर सन के टेम्परेचर जोन देखें तो दो टेम्परेचर जोन है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। जो अंदर वाला जोन है उसको हम बोलते हैं क्रोमोस्फेयर, ये ध्यान में रखिएगा, क्रोमोस्फेयर। अंदर वाले जोन को हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर, और बाहर वाले जोन को हम कहते हैं फोटोस्फेयर। इसको जरा बड़ा करके देख लेते हैं। तो यू कैन सी हियर कि जो इसका अंदर वाला जोन है वो क्रोमोस्फेयर है जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो बाहर वाला जोन है उसको फोटोस्फेयर कहते हैं जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। तो ये है इसके टेम्परेचर जोन्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कितना टाइम लगता है सूरज से रोशनी जमीन तक पहुंचने में। तो ये 8 सेकंड और 8 मिनट और 16 सेकंड्स हैं जिसमें जमीन तक रोशनी जो है वो सूरज की पहुंचती है। और इसके बाद इसका डिस्टेंस कितना है जी सन का अर्थ से, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये 149.5 मिलियन किलोमीटर। और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिएगा सन का जो अर्थ से डिस्टेंस है इसको वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो इसकी डेंसिटी है वो 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसका जो मैस है वो 2 × 10⁻30 टन है। यानी 1 टन जो होता है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इसका जो मैस है वो 2 × 10⁻30 टन है। यानी यू कैन से ट्रिलियंस ऑफ किलोग्राम का मैस है इसका, सन का। इसका जो डायमीटर है वो 14 मिलियन किलोमीटर है।
और यहाँ पे एक और एमसीक्यू है कि इसका जो ईच स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, यानी अगर सन के हम एरिया को स्क्वायर किलोमीटर्स में डिवाइड करें तो ईच स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है उसमें 68 मिलियन वॉट एनर्जी जो है वो अमिट हो रही होती है। और एक आखिरी फैक्ट ये है कि जो पूरा सोलर सिस्टम है उसका 98.99% जो मैस है दैट इज कंसेंट्रेटेड इन सन। सो दिस इज ऑल अबाउट सन। ये सन के हवाले से हमने बात की है। ठीक है, और इसको हम देखते हैं। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं अब। ये देखिए जी, ये डेथ ऑफ सन के हवाले से भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है। सन की टोटल जब लाइफ है ना, ये याद रखिएगा, इसके 3 फेजेस हैं इसकी डेथ फेजेस। जब इसकी डेथ फेज फर्स्ट स्टार्ट होगा इसको हम कहते हैं रेड जाइंट फेज। इसमें इसकी हाइड्रोजन सारी की सारी डिमिनिश हो जाएगी और हीलियम जो बर्न करना शुरू कर देगी। 50,000 ईयर्स का ये स्पैन होगा। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट ड्वार्फ में और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक ड्वार्फ में। ये इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, इनके नाम आपने याद रखने हैं। जो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली याद रखिए कि ब्लैक होल्स भी स्टार्स की डेथ के बाद बनते हैं। तो ये स्टार इसकी डेथ से ये एक ब्लैक होल, ये इसमें ब्लैक होल के अंदर ये मिक्स हो जाएगा, जाके मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज होंगी, रिवोल्यूशन और रोटेशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी प्लेनेट का सन के इर्द गिर्द मूव करना, और रोटेशन होती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करना। ठीक है, ये जरा दो चीजें ध्यान में रखिएगा आप। अच्छा, इसके बाद हम वन बाय वन ना प्लैनेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, सारे प्लैनेट्स के ऊपर बात करते हैं। ये इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे मरकरी है। मरकरी जो है, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, ये नियरेस्ट टू द सन है। आपने पढ़ा भी था, मैंने निमोनिक डिवाइस बताया था कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो मरकरी क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट टू द सन है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट भी है ये सोलर सिस्टम में। इसके कोई सेटेलाइट, कोई मून नहीं है जो इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करे। इसका कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है। अच्छा, ये फास्टेस्ट प्लेनेट है। ये भी ध्यान में रखिएगा, इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट है। जो रेवोल्यूशन है, इसकी रेवोल्यूशन पीरियड 88 डेज है, यानी 88 डेज के अंदर ये अपना पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है सन के इर्द गिर्द। और इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 58 डेज 15 आवर्स है। ये सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी। ये हालांकि सूरज के करीब तरीन है लेकिन ये हॉटेस्ट नहीं है, सेकंड हॉटेस्ट है। और इसका डायमीटर 4880 किलोमीटर है। और इसका डिस्टेंस सन से जो है वो 0.387 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम सन। 0.387 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम सन। सो दिस इज अबाउट मरकरी। ये हमने मरकरी के बारे में पढ़ा है। इसमें आगे चलते हैं जी हम वीनस के ऊपर। वीनस के ऊपर काफी एमसीक्यूज आते हैं। एक तो ध्यान में रखिएगा, वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। इसका टेम्परेचर 475 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, हालांकि ये सेकंड नियरेस्ट है, ये हॉटेस्ट इसलिए है क्योंकि इसके इर्द गिर्द 70% से ज्यादा बल्कि 97% कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड्स की वजह से यहाँ पे हीट ट्रैपिंग होती है, और हीट ट्रैपिंग की वजह से वीनस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये याद रखिएगा, ये हॉटेस्ट प्लेनेट है। इसके 3 नाम हैं, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं, और इसको अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। अच्छा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसको इसलिए बोलते हैं कि ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। लेकिन अर्थ का ट्विन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर के करीब तरीन है। तो इसका डायमीटर तकरीबन 12,107 किलोमीटर है। अर्थ का डायमीटर भी 12,000 समथिंग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका कोई मून नहीं है, यानी इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है जो नेचुरली इसकी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हो। और इसका डिस्टेंस जो है वो 0.787 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे है फ्रॉम सन। 1 AU मैंने बताया था जो जमीन और सूरज का फासला है। अच्छा, ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम का, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बट वीनस इज दैट प्लैनेट विच रोटेट्स क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और इसका नाम जो है ना, रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी, जहरा, जोहरा, यानी वीनस जो है जोहरा है। रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी का नाम है, वहां से इसका नाम जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। सो दिस इज अबाउट वीनस। अच्छा जी, अब देखिएगा अर्थ के हवाले से बात करते हैं। अर्थ जो है इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं।
इसका जो मैस है वो 6 × 10⁻21 टन के बराबर है। इसकी डेंसिटी 5.533 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसका एवरेज टेम्परेचर होता है जी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहे हैं, इसका रेवोल्यूशन पीरियड और रोटेशन पीरियड। तो रेवोल्यूशन पीरियड यानी एक चक्कर ये कितनी देर में कंप्लीट करता है? 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45.51 सेकेंड्स में। इसमें ये सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करता है। और रोटेशन पीरियड जो है, जिसको 24 आवर्स हम कहते हैं, अगर प्रिसाइजली देखा जाए तो 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकेंड्स है। ये इसका रोटेशन पीरियड है। अच्छा, अर्थ जो है उसका एक मून है जो उसकी सैटेलाइट है, और इसके जो डायमीटर है वो 12,576 किलोमीटर है। इसकी मोस्ट अबंडेंट गैस जो इसमें पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज हैं। तो इसमें अगर अर्थ के अंदर के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है कि अर्थ के अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा है। पहले नंबर पे ऑक्सीजन है 43%, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है 27%, और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है 8 to 9%। सो दिस इज अबाउट अर्थ। हम आगे चलते हैं जी। अच्छा, अर्थ के हवाले से जी, ले जब आगे चलते हैं, ये डायग्राम जरा गौर से देखिए, आगे आगे आएगी। जुपिटर को बारे में पहले देख लेते हैं। सॉरी, मेरी ना गला बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है, इसलिए ना पता नहीं इतने दिनों से हुआ, सही नहीं हो रहा। अच्छा, जुपिटर के हवाले से ये लार्जेस्ट प्लेनेट है जी सोलर सिस्टम का। इसका आप डायमीटर देख रहे हैं 1,43,500 किलोमीटर है। अच्छा, इसके 80 मून्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको ठीक कर लें। अभी रिसेंटली मैंने चेक किया, इसके 95 मून्स हो चुके हुए हैं। प्लीज इसको नोट कर लें। इट हैज 95 मून्स, इसके 95 मून्स हैं, 80 मून्स नहीं है। ये बिगेस्ट। अच्छा, जो इसका सबसे बड़ा मून है ना, वो उसका नाम है गैनीमीड। और ये याद रखिएगा, ये गैनीमीड जो इसका मून है, ये हमारे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा मून है। हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून जो है वो गैनीमीड है। इसका जो एवरेज टेम्परेचर वो -127 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका रेवोल्यूशन पीरियड तकरीबन 11.86 ईयर्स है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर कई दफा एमसीक्यू आ चुका है। तो ये आप याद रखिएगा, 11.86 सालों के अंदर ये अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है सन के इर्द गिर्द। इसको जाइंट प्लैनेट कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द हीलियम और हाइड्रोजन के क्लाउड्स हैं। हीलियम और हाइड्रोजन के क्लाउड्स आर प्रेजेंट अराउंड इट। सैटर्न जो है, दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसका डायमीटर 1,30,000 किलोमीटर है। अच्छा, इसकी ना ये 87 सैटेलाइट रखी हुई हैं, ये इसको भी ठीक कर लें। इसकी सैटेलाइट सबसे ज्यादा होती हैं, और इस वक्त इसकी सैटेलाइट है 146। ये नोट कर लीजिएगा प्लीज। अगर आप सर्च करेंगे ना 2024 तक, इनकी सैटेलाइट 146 हैं जो डिस्कवर हुई है। इसको प्लीज नोट कीजिएगा। अच्छा, इसका डिस्टेंस जो है वो 9.59 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम सन है। इसके इर्द गिर्द ग्रीन कलर के रिंग्स होते हैं। ये रिंग प्लैनेट है और खूबसूरत प्लैनेट है। लीस्ट डेंस प्लैनेट है, इसे इसकी डेंसिटी बहुत कम है। इसका एवरेज टेम्परेचर -180 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसका रोटेशन पीरियड जो है वो 30 ईयर्स है। 3 सालों में अपने एक्सिस के इर्द गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करता है। इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट जो है उसका नाम है टाइटन। टाइटन इसकी लार्जेस्ट या बिगेस्ट सैटेलाइट है। ठीक है, ये है जनाब सैटर्न के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अच्छा जी, अब अगले हम दो प्लैनेट्स डिस्कस करेंगे, नेपच्यून और यूरेनस। नेपच्यून के बारे में देख लें, पहले यूरेनस के बारे में देख लें। यूरेनस का डायमीटर 551,800 किलोमीटर है। इसकी 27 सेटेलाइट्स हैं। इसको ग्रीन प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसका कलर ग्रीन होता है। इसका एवरेज टेम्परेचर -218 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसका रेवोल्यूशन पीरियड 84 ईयर्स है। यानी इसका मतलब है ये 84 ईयर्स लगते हैं एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में सन के इर्द गिर्द। इसकी ग्रीन ग्लो है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और इसका डिस्टेंस जो है वो सन से वो 19.18 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम सन है। इसके बाद जो लास्ट वन है नेपच्यून, वो कोल्डेस्ट प्लेनेट है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी। एक तो ये फार्थेस्ट भी है, दूर भी है, और कोल्डेस्ट भी है।
इसका टेम्परेचर -228 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये जो है इसके 14 मून्स हैं। इसका डिस्टेंस सन से तकरीबन 30.06 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे है। इसकी रेवोल्यूशन पीरियड 165 ईयर्स है। यानी 165 ईयर्स के अंदर ही अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। इसका जो डायमीटर है 49,500 किलोमीटर है। और इसकी जो मून्स हैं ट्राइटन और निरीट, ये दो इसके मून्स हैं। ठीक है ना। ये दो इसके मून्स हैं। ये इसके फैक्ट्स जरा ध्यान में रखिएगा। दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक दो चीजें डिस्कस करूंगा। एक दो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये पहले एक ना नोवा प्लैनेट भी होता था, जिसको प्लूटो कहते थे। लेकिन अब जो है 2006 के अंदर एक यूनियन है जिसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बोलते हैं। उसने उस प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया, डिक्लेयर कर दिया। तो जब उसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर किया तो उसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया। तो एज ड्वार्फ प्लैनेट तो मौजूद है, लेकिन उसको हम प्लैनेट के तौर पे नहीं लेते। अच्छा, अब मुख्य कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसके रेलिवेंट हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, दो टर्म्स यूज होती हैं, सोलेस्टाइज और इक्विनॉक्स। इस पे एमसीक्यू आ सकते हैं, मैं इसलिए ये डिस्कस किए हैं यहाँ पे। इक्विनॉक्स का मतलब होता है वो डेट्स जिन डेट्स में डेज और नाइट्स की लेंथ बराबर होती है। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब डेज और नाइट्स की जो लेंथ है वो बराबर हो जाती है। यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। एक आता है सर्दियों में यानी खिजा में, और एक बहार में। तो जो वर्नल इक्विनॉक्स है जो बहार के सीजन में आता है वो है 21 मार्च। तो आपने डेट याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है इस पे। विरनल इक्विनॉक्स जो है वो 21 मार्च को है, और ऑटोमिनल इक्विनॉक्स जो है वो 23 सितंबर को है। ये इक्विनॉक्स दो डेट्स हैं, ये आपने याद रखनी है। आगे सोलिस्टाइज है। सोलिस्टाइज वो डेट्स होती हैं जब डेज एंड नाइट्स की लेंथ में मैक्सिमम फर्क आ जाता है, मैक्सिमम डिफरेंस आ जाता है। यानी एक डेट जो होगी वो गर्मियों की होगी जिसमें दिन सबसे लंबा और रात छोटी होगी। और इसमें एक डेट सर्दियों की होगी जिसमें रात बड़ी लंबी और दिन छोटा होगा। जैसे ये समर सॉलिस्टाइज है, ये 21 जून को होगा। और विंटर सॉलिस्टाइज जो है वो 22 दिसंबर को होगा। सो प्लीज रिमेंबर दीज डेट्स। इन पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा जी, ये होगी इसके हवाले से बात। आगे चलेंगे अब हम। अच्छा जी, एक टर्म यूज होती है एक्लिप्स। ये आपने अक्सर सुना होगा। एक्लिप्स जो है इसका मतलब होता है सनलाइट का ब्लॉक होना। देखिए, एक्लिप्स दो तरह का होता है, एक सोलर एक्लिप्स, एक लूनर एक्लिप्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। असल में ना इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें ना तो होता ये है कि जो जमीन और मून है ना, वो होते हैं ओपैक। ओपैक का मतलब है उनके अंदर से लाइट नहीं गुजर सकती। और देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं, कुछ होती हैं ट्रांसपेरेंट, कुछ होती हैं ओपैक। जो ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं ना उनके अंदर से लाइट गुजर जाती है, जो ओपैक होती है उनमें से लाइट नहीं गुजरती। तो ये चीज आप जरा ध्यान में रखें कि एक्लिप्स तब लगता है जब सनलाइट ब्लॉक होगी। अब ये जो ऊपर वाली डायग्राम है इसमें आप गौर करें कि अर्थ और सन के दरमियान मून आ गया है। अब चूंकि मून में से लाइट गुजर नहीं सकती, जब मून पे लाइट ये रुकेगी तो इसका शेडो जमीन पे जाके कास्ट होगा। तो याद रखिएगा कि जब मून अर्थ और सन के दरमियान आ जाए और वो सनलाइट को रोक ले और मून का शेडो अर्थ के ऊपर चला जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोलर क्लिप्स। ठीक है। क्योंकि जमीन पे जो इस वक्त बंदा होगा उसको सूरज नजर नहीं आएगा क्योंकि चांद दरमियान में आ गया। तो याद रखिएगा ये दो तरह का होता है। एक होता है टोटल सोलर क्लिप्स, यानी पूरा एरिया जहां बिल्कुल भी सन नजर नहीं आ रहा। और अगर ये जब आप ऊपर वाला एरिया देखेंगे, ये वाला, ये जो ऊपर वाला एरिया है, जैसे ये वाली लाइन है या ये वाली लाइन है, तो ये पार्शियल इक्लिप्स है। अच्छा, जो टोटल इक्लिप्स होता है उस एरिया को हम अम्ब्रा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यू आ सकता है। और जो पार्शियल इक्लिप्स का एरिया होता है उसको पेनम्ब्रा बोलते हैं। ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि सोलर इक्लिप्स तब लगेगा जब मून जो है वो अर्थ और सन के दरमियान आ जाएगा। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सोलर इक्लिप्स उस वक्त लगता है जब नया चांद होता है। फुल मून पे सोलर इक्लिप्स नहीं लगता। फुल मून पे लूनर इक्लिप्स लगेगा। वो मैं बताता हूँ लूनर इक्लिप्स क्या होता है।
देखिए नीचे वाली डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें देखें अर्थ है और चांद उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे अर्थ का जो शेडो है वो मून पे कास्ट हो रहा है। जब अर्थ का शेडो मून पे कास्ट होगा तो सनलाइट ब्लॉक होगी, सारी बात है। तो मून के ऊपर शेडो जाएगा तो ये होगा लूनर एक्लिप्स। यानी जो अर्थ पे बंदा है उसको चांद नजर नहीं आएगा। तो वो भी दो तरह का होगा, टोटल और पार्शियल। टोटल वाला जो है वो अम्ब्रा है और पार्शियल वाला इनम्ब्रा है। अब आपने याद रखना है कि हमेशा जो लूनर इक्लिप्स है वो फुल मून पे लगेगा, वो न्यू मून पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो टोटल जो लूनर इक्लिप्स है वो फुल मून पे लगता है, और जो सोलर इक्लिप्स है वो बेसिकली न्यू मून पे लगता है। लूनर जो है फुल मून पे लगता है। क्लियर। अच्छा, ये ऐसे इस्लामियात के दो एमसीक्यूज भी बड़े इंपॉर्टेंट है। वो जो जब सूरज ग्रहण लगता है तो जो नमाज पढ़ी जाती है उसको नमाज कसूफ कहते हैं। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ कसूफ। और जो जब अपना लूनर इक्लिप्स लगता है, जो नमाज पढ़ी जाती है उसको खसूफ कहते हैं। अच्छा, कैन यू टेल मी के जब बारिश के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है उसको क्या कहते हैं? जी, एनीवन? हाँ में से कोई बंदा कोई बताएगा? उसको कहते हैं नमाज इस्तिस्का। 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 ठीक है, ये ध्यान में रखें। अच्छा, ये चले मैं आगे चल रहा हूँ। इसमें ना कुछ हमारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर होंगी। देखें, ये सन है और ये अर्थ है। ये याद रखें, सन के इर्द गिर्द जो अर्थ है ना वो एलिप्टिकल पाथवे में मूव करती है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। और यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, अर्थ जो है वो सन के नियरेस्ट है और अर्थ यहाँ पे सन के फारथेस्ट है। ऐसा होता है क्योंकि ये एक जैसा ऑर्बिट नहीं होता। साल के कुछ हिस्सों में अर्थ जो है वो सन के करीब होती है और कुछ हिस्सों में दूर होती है। ये अर्थ की मूवमेंट है इस ऑर्बिट में। अच्छा, याद रखिएगा, जब अर्थ जो है वो सन के फारथेस्ट पॉइंट पे होगी तो उस पॉइंट को हम कहेंगे एपी हेलियन। यानी अगर आपसे कोई एपी हेलियन की डेफिनेशन पूछे तो आप कहेंगे जी एपी हेलियन इज द फारथेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन। और जब अर्थ सन के नियरेस्ट होगी तो उसको कहेंगे पेरी हेलियन। पेरी हेलियन इज बेसिकली द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है। और दूसरी चीज याद रखनी है आपने कि अर्थ का जो रेवोल्यूशन है ना, इसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। ये जो ऑटम स्प्रिंग वगैरह आती है, विंटर आता है, ये सब अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से है। क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है, ये सीधी नहीं होती जैसे डायग्राम में दिखाई, ये थोड़ी सी टिल्टेड है। तो जब ये यहाँ से मूव करती है ना पूरे ऑर्बिट में, तो अब इसकी जो सन की रेडिएशन की इंटेंसिटी है, सारा साल उसमें वेरिएशन आती रहती है। उस वेरिएशन की वजह से अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ तरह के मौसम बनते रहते हैं, सीजन्स बनते रहते हैं। तो ये सीजनल चेंजेस जो है रेवोल्यूशन की वजह से होती हैं, और डेज एंड नाइट्स जो है वो रोटेशन की वजह से होती है। अच्छा, आप जरा नीचे आ जाएं। जिस तरह जमीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, इस तरह मून जो है वो भी अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। उसका भी ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल है। तो बाज औक़ात मून जो है वो अर्थ के नियरेस्ट होता है और बाज औक़ात ये फारथेस्ट होता है। अगर तो मून जो है वो अर्थ के नियरेस्ट हो तो उसको हम कहेंगे पेरिजी, उस पॉइंट को। और अगर फारथेस्ट हो तो उसको हम कहेंगे एपोजी। तो ये आपने याद रखना है, एपोजी और पेरिजी की टर्म, और इसी तरह एपीहेलियन और पेरीहेलियन की टर्म। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये दो प्लैनेट्स रह गए थे। मेरे ख्याल वो हमारा पेज आगे पीछे हो गया होगा ना। तो इसके बारे में भी जरा पढ़ लेते हैं हम। देखिए, मार्स रह गया था। मार्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि मार्स जो है वो रेड प्लैनेट कहलाता है क्योंकि उसमें रेड डस्ट होती है। इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ भी है, साइंटिस्ट कहते हैं इस पे लाइफ है। इसका डायमीटर 6878 किलोमीटर है। इसके टू मून्स हैं, फुबोस और डिमोस। इसका जो डिस्टेंस है वो 1.524 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अवे फ्रॉम सन है। इसका एवरेज टेम्परेचर -20 है। और इसका रेवोल्यूशन पीरियड 687 डेज है। अच्छा, इसके इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें बड़ी बड़ी माउंटेन्स और डीपेस्ट वैलीज पाई जाती है।
ठीक है, लार्जेस्ट माउंटेन्स एंड डीपेस्ट वैलीज जो है दे आर प्रेजेंट ऑन मार्स। और लास्ट में जी मून, जो अर्थ के इनकी सेटेलाइट है मून। ये मून के बारे में याद रखिएगा, इसका जो मैस होता है ना जमीन से, वो 81 टाइम्स लाइटर है। इसका रेवोल्यूशन पीरियड 28 डेज है, यानी जमीन के इर्द गिर्द 28 दिनों में चक्कर पूरा करता है। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी जो ग्रेविटी है वो 6 टाइम लेस देन अर्थ है। इस पे ना कई दफा एमसीक्यू भी आ चुका है कि अगर किसी बॉडी को हम मून पे ले जाएं तो उसके वजन पे कितना फर्क आएगा। तो याद रखिएगा उसका वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यानी अगर किसी बॉडी का वजन 80 केजी है तो वो मून पे जाके 80/6 हो जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटी 6 टाइम लेसर देन अर्थ है। इसके अलावा लास्ट में जी मून जो है 7% पुअर रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है देन अर्थ। यानी अर्थ के मुकाबले में लाइट को 7% कम रिफ्लेक्ट करता है। इसका जो डिस्टेंस है वो 3,85,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम सन है। और इसकी डेंसिटी लिखी होगी मेरा ख्याल है 4.34 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। या इसकी वैल्यू है, ये मैं देख के आपको ना दोबारा शेयर कर दूंगा। और इसमें जो मेन एलिमेंट्स होते हैं क्रोमियम और जिरकोनियम, ये दो एलिमेंट्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम के हवाले से जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे ना वो मैंने आपको बता दिए हैं, जिन पे एमसीक्यूज बन सकते हैं, आ सकते हैं, इनको आपने याद रखना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको